कुछ भी कहो पारुल बहू ने इफ्तारी के पकवान तो वाकई लजीज बनाए हैं। क्यों बेगम साहिबा, कैसा लगा आपको अपनी हिंदू बहू की पहली रसोई के इफ्तारी के ये लजीज पकवान? इफ्तारी तो सच में काफी अच्छी बनी है। मुझे ये गोभी और आलू के पकौड़े सबसे ज्यादा पसंद आए हैं। भाभी जान, आपने शरबत भी काफी अच्छा बनाया है। हमें नहीं पता था कि आप इफ्तारी के पकवान इतने लजीज बनाती हैं। पारुल बहू, ये लो मेरी तरफ से पहली रसोई का नेक। ये अंगूठी मैंने अपनी नाजिम की बेगम के लिए ही बनवा कर रखी थी। थैंक यू पापा जी इसके लिए। मैंने आप सबके लिए आप वो क्या कहते हैं, हाँ, शिरनी भी बनाई है, मैं लेकर आती हूँ। अलग मजहब और धर्म होने के बावजूद भी एक हिंदू बहू अपने मुस्लिम ससुराल वालों के लिए पहले रमजान की इफ्तारी में अपनी पहली रसोई की रस्म में इतने लजीज पकवान बनाई थी। आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो एक हिंदू बहू अपने धर्म से अलग मजहब में निकाह किया और आज वो उनके लिए ये सब कर रही थी? इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। इतने वक्त से जिस लम्हे का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो आ ही गया। पूरा साल भर मैं रमजान का बेहद बेसब्री से इंतजार करती हूँ। अम्मी जान, इंतजार तो हम सब ने ही बेसब्री से किया है। मैंने तो इस बार रमजान के लिए इतनी सुंदर सुंदर नकाब भी सिलवाए हैं। अम्मी, अब्बू, इस बार हम रमजान की इफ्तारी घर में नहीं बल्कि बाहर किसी दरगाह में करेंगे। इतने सारे लोगों के साथ बैठकर रमजान की पहली इफ्तारी करना कितना सुकून भरा रहेगा ना। अब्दुल बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार हम भी इफ्तारी पर बाहर ही चलेंगे। पूरा खान परिवार हॉल में बैठे एक दूसरे से रमजान के आने की खुशी पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि तभी खान परिवार का सबसे बड़ा बेटा नाजिम एक हिंदू लड़की का हाथ पकड़े घर में आता है, जिसके गले में वरमाला और मंगलसूत्र होता है। ये सब देख पूरा परिवार एकदम से खड़ा हो उठता है। नाजिम, ये सब क्या है? ये शादीशुदा हिंदू लड़की कौन है और तुमने इसका इस तरह हाथ क्यों पकड़ा है? तुम्हारे अब्बू जान क्या पूछ रहे हैं, जवाब दो। कहीं तुमने एक गैर मजहब की लड़की से निकाह तो नहीं कर लिया? आप सब लोग जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। हमने पारुल से निकाह कर लिया है। या अल्लाह भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। मैं और नाजिम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज हमने एक दूसरे से शादी कर ली। चुप करो तुम गुस्ताख लड़की। नाजिम, इसे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुमने हमारा निकाह राशिद भाईजान की बेटी नाजिया से तय कर दिया था। उसके बावजूद भी तुमने इतनी बड़ी गुस्ताखी की। अल्लाह तुम्हें इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अम्मी जान, मोहब्बत का दूसरा नाम ही खुदा है और हमारे मजहब की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा कि मोहब्बत करना गुनाह है। हमने पारुल से मोहब्बत की है और मोहब्बत से बढ़कर तो इस पूरे कायनात में कुछ नहीं है। अगर आपको पारुल नहीं पसंद तो हम पारुल के साथ कहीं और चले जाएंगे। अल्लाह के लिए आप सब चुप हो जाइए। जो होना था सो हो गया, अब उसे नहीं बदला जा सकता। नाजिम ठीक कह रहे हैं, मोहब्बत से बढ़कर तो इस कायनात में कुछ भी नहीं है। नाजिम, आप पारुल बेटा को लेकर अंदर कमरे में जाइए और आप सब भी अपने अपने कमरे में जाइए। इस बारे में हम कल बात करेंगे। शाकिर की बात सुनकर सभी लोग कमरे में चले जाते हैं। वहीं नाजिम भी अपनी हिंदू पत्नी को लेकर कमरे में आ जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपके मम्मी पापा मुझे अपनाएंगे नहीं? कहीं वो हमारा तलाक तो नहीं करवा देंगे? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे अम्मी और अब्बू जान ऐसा क्यों करेंगे? फिक्र मत करिए, वो हमसे थोड़ा नाराज हैं, लेकिन देखना उनकी नाराजगी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अगले दिन पारुल अपने हिंदू तरीके से ही तैयार होती है और बाहर आकर घर के कामकाज करने लगती है। तभी पारुल के मुस्लिम नंद मरियम अपने कमरे से निकलती है और अपनी हिंदू भाभी को काम करते हुए देख, आप हमारे घर के काम करिए, छोड़िए, आप कमरे में जाइए, हम खुद अपने घर के काम कर लेंगे। मरियम पारुल के हाथ से कपड़ा लेकर खुद ही साफ सफाई करने में लग जाती है। पारुल उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम होते ही पारुल जैसे ही रसोई में खाना बनाने के लिए जाने लगती है। पारुल, तुम किचन में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हमारे में शादी के बाद पहली रसोई की रस्म की जाती है, मैं उसी की तैयारी करने जा रही थी। पहली रसोई की रस्म तो हमारे में भी की जाती है, लेकिन तुम्हें पहली रसोई रस्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं मरियम के हाथों बनवाकर भिजवा देती हूँ। अपनी ससुराल वालों का ऐसा बर्ताव देख पारुल को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही रात हो जाती है। और आज पहले रमजान की सहरी होती है। घड़ी में तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होते हैं। तभी अचानक पारुल की आंख खुल जाती है। अरे, बाहर हॉल में शोर कैसा आ रहा है नाजिम? पारुल जैसी करवट लेती है तो देखती है कि नाजिम बिस्तर पर नहीं है। ये नाजिम कहाँ चले गए? पारुल जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर हॉल में देखती है तो उसके ससुराल वाले कालीन पर बैठे हुए हैं और वो सब सहरी कर रहे हैं।
अरे ये लोग इतनी सुबह सुबह खाना क्यों खा रहे? अरे हाँ, आज से तो इनके रमजान भी शुरू है ना, लेकिन 4 बजे कौन खाता है? एक काम करती हूँ, अल्फी को कॉल कर लेती हूँ। पारुल अपनी मुस्लिम सहेली अल्फी को कॉल करके रमजान के बारे में उससे कई सारी चीजें पूछती है और उससे उसकी सहरी और इफ्तारी के बारे में पता चलता है। अगले दिन जहां सभी लोग रोजा रखकर अपने अपने कमरे में खुदा की इबादत कर रहे थे, तो वहीं पारुल घर के सारे काम कर देती है और अब धीरे धीरे शाम हो रही थी और साथ ही एक इफ्तारी का वक्त भी हो चला था। थैंक यू अल्फी, तुमने मुझे एक इफ्तारी के बारे में इतना सब कुछ बता दिया। अब मैं ये सब बना लूंगी और कोई हेल्प चाहिए होगी तो तुम्हें कॉल कर लूंगी। थैंक यू सो मच। मैं घर में सबके लिए इस इफ्तारी का खाना भी बना दूंगी और इसी बहाने मेरी पहली रसोई की रस्म भी पूरी हो जाएगी और सबके दिल में जो मेरे लिए मनमुटाव है वो भी खत्म हो जाएगा। पारुल रसोई में जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म के तौर पर सबके लिए इफ्तारी के लजीज पकवान बनाती है, जिससे वो कचरी, पकौड़ी, फ्रूट सलाद, कस्टर्ड, शरबत जैसी और भी कई तरह की चीजें बनाती है और हॉल में अच्छे कालीन पर दस्तरखान बिछाकर उस पर सब कुछ जोड़ देती है। वहीं अब जैसे ही सब इफ्तारी में बाहर जाने के लिए अपने कमरों से बाहर निकलते हैं तो हॉल में इफ्तारी के पकवानों को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब किसने मंगवाया? माँ जी, ये सब किसी ने मंगवाया नहीं है, बल्कि मैंने खुद बनाया है अपनी पहली रसोई की रस्म के तौर पर। मैंने आप सबके लिए इफ्तारी बनाई है। भाभी जान, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? हमने तो ये नहीं बोला था। अरे अब तुम लोग बात ही करते रहोगे, आप बैठोगे भी? एक इफ्तारी का समय हो गया है, हमारी बहू ने पहली बार कुछ बनाया है। शाकिर के कहने पर सभी लोग दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और इफ्तारी करने लगते हैं। सभी को अपने हिंदू बहू की बनाई हुई पहली रसोई की तैयारी काफी पसंद आती है और शाकिर उसे शगुन भी देता है, जिसे लेकर पारुल काफी ज्यादा खुश थी। और अब अगले दिन दूसरे रोजे पर 2 बजे उठती है और सबके लिए सहरी की भी तैयारी करती है। पारुल, कल तुमने हमारे लिए इफ्तारी बनाई और अब सहरी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सबके लिए लाइट ही खाना बनाया और साथ में ये जूस भी। सुना है सहरी में हल्का ही खाना चाहिए, इससे पेट में भारीपन भी नहीं रहता और तबीयत भी ठीक रहती है। अगले दिन की इफ्तारी में पारुल बाहर से चिकन मंगवाती है। पारुल ने आज से पहले नॉनवेज कभी नहीं बनाया था, जिसके चलते चिकन मैरिनेट करते हुए इसमें दही डालते हैं या दूध? लगता है दूध डालते हैं। पारुल चिकन में दूध डालने वाली होती है कि तभी उसकी सास रसोई में आती है। चिकन मैरिनेट करते हुए उसके अंदर दूध नहीं बल्कि दही डालते हैं। लाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अपनी सास का इतना अच्छा बर्ताव देख पारुल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जहां पहले पारुल के मुस्लिम ससुराल में उसके ससुर और पति को छोड़कर बाकी लोग पारुल को पसंद नहीं करते थे, वहीं अब सब लोगों का बर्ताव पारुल के लिए बदल रहा था और आज की सहरी में सब लोग पारुल को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि पारुल ने मुसलमान लिबास के तौर पर बुर्खा पहन रखा था। पारुल बहू, तुम तो इस मुस्लिम लिबास में कितनी खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया अम्मी जान, आज आप सब लोगों के साथ सहरी करूंगी और रोजा रखूंगी। भाभी जान, आप तो हमारी तरह उर्दू भी बोलने लग गई। बहू, उर्दू बोलना और ये मुस्लिम लिबास पहनना सब ठीक है, लेकिन हम तुम्हें रोजा रखने के लिए नहीं कह रहे हैं। तुम अपनी मर्जी से ही रोजा रखोगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। हम जानते हैं और हम रोजा भी अपनी मर्जी से ही रखना चाह रहे हैं। आप लोगों को रोज रोजा रखते हुए देख हमारा भी मन रखने को कर रहा है। देखा अम्मी जान, अबू जान, हम तो पहले ही कह रहे थे पारुल बहुत अच्छी है। पारुल, फिक्र मत करिए, जिस तरह आप हमारे साथ हमारे रमजान के रोजे रखेंगे, ठीक उसी तरह हम भी आपके साथ आपका व्रत रखेंगे। यही तो प्यार है हम लोगों में, जो अलग मजहब और धर्म होने के बाद जो भी एक दूसरे के रोजे और व्रत की इतनी इज्जत करते हैं। नाजिम की कही हुई बात पर सब हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसे देख पारुल काफी खुश होती है और एक हिंदू बहू अपनी मुस्लिम ससुराल में रहकर उनके साथ हंसी खुशी रोजा रखती है। और जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है तो मुस्लिम ससुराल वाले भी हिंदू बहू के त्योहार में खुशी से शामिल हो। शीला, आज तू फिर लड़ाई करके आ गई। मैंने तुझे कितनी बार बोला है पुलिसगिरी झाड़ना बंद कर। तू पुलिस वाली नहीं, एक साधारण लड़की है। अगर ऐसी हरकत रही तो तेरी कभी शादी नहीं होगी। भला कौन ऐसी लड़की का हाथ थामेगा जो हर वक्त किसी न किसी से लड़ती रहती है। माँ, तुम मेरी शादी की फिक्र मत करो। और रही लोगों को सुधारने की बात, तो मैं अपने सामने गलत होते हुए नहीं देख सकती। बेटा, हम समझते हैं, पर हम गरीबों के बारे में भी तो सोच। अगर कभी तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? सुरेश और शांति के समझाने पर भी शीला नहीं मानती और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन जब शीला अपनी माँ के साथ बाजार जा रही होती है तो वो देखती है कि बाइक पर 2 लड़के आकर एक औरत के गले का चेन खींचकर भाग रहे हैं
और ये देख शीला पास में रखा पत्थर उठाकर बाइक को मारती है और दोनों गुंडे बाइक से नीचे गिर जाते हैं। शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? ये लीजिए आंटी आपकी चेन। इन गुंडे बदमाश को तो मैं आज पुलिस स्टेशन तक लेकर जाऊंगी। वाह, आपकी बेटी तो बहुत बहादुर है। ऐसी बेटियां भगवान सबको दे। अरे बेटा, क्यों दूसरे के पंगे में पड़ रही है? तूने चैन छीन ली ना, अब जाने दे इन गुंडों को। देख, उसे भी फर्क नहीं पड़ा, वो जा रही है, फिर तू क्यों बात खींच रही है? औरत के जाने के बाद अपनी माँ के कहने पर शीला भी उन गुंडों को जाने देती है, पर यह सब कुछ एक पुलिस वाली जिसका नाम सुमित्रा था वो देख लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ मैं गायत्री के साथ बाहर जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। जा तो रही है, पर कोई बवाल करके मत आना। पिछली बार राहुल की माँ अपने बेटे के साथ आई थी तो तेरी शिकायत लेकर। इस बार तेरी कोई शिकायत आई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। माँ मैं पंगे नहीं करती, लोग मुझसे पंगा लेते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना बोलकर शीला अपनी दोस्त के साथ बाहर जाती है, जहां वो एक ठेले पर छोले भटूरे खा रही होती है। तभी कुछ गुंडे वहां आकर ठेले वालों से हफ्ता मांगते हैं और जो पैसे नहीं देते वो गुंडे उन ठेले वालों का ठेला गिराने लगते हैं। यहाँ पर खड़े सभी का ठेला गिरा दो। इनके पास हमें देने के लिए पैसा नहीं है तो हम भी इन्हें कमाकर खाने नहीं देंगे। हेलो, तुम कौन होते हो इन मासूम से इनका रोजगार छीनने वाले? और लोग जो भी कमा रहे हैं उसमें से तुम्हें क्यों दे? तुम खुद कमा लो। ए लड़की, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? दूर रह, वरना एक ही थप्पड़ में ढेर हो जाएगी। गुंडे की ये बात सुनकर शीला उस गुंडे को एक थप्पड़ मार देती है। अरे शीला, ये क्या कर रही है? ये हमारी गली के बदमाश लड़के नहीं बल्कि यहाँ के गुंडे हैं। भाई साहब माफ कर देना, मेरी दोस्त अभी नादान है। चल शीला, यहाँ से चलते हैं हम। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। इन गुंडों को क्या लगता है कि हम सब कमजोर हैं? आज मैं इन्हें दिखाती हूँ कि हम लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। इतना बोलकर शीला अकेले ही उन दोनों गुंडों को मारने लगती है और मारते मारते उनका कॉलर पकड़कर उन्हें पुलिस स्टेशन तक ले जाती है। ये लो, संभालो यहाँ के गुंडों को। आप पुलिस वालों से कुछ काम नहीं होता क्या? अब हम पब्लिक को ही ये सब करना होगा। आपके यहाँ होते हुए भी ये आवारा गुंडे मासूम लोगों से उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। शाबाश मैडम, आपने तो बहुत बहादुरी का काम किया है। बाकी सारा काम हम पर छोड़ दीजिए और आप फिक्र मत करिए। अब ये ना ये गुंडे बल्कि कोई दूसरा गुंडा भी आपके इलाके में आकर बदमाशी नहीं कर पाएगा। रजत शीला की बहादुरी देखकर बहुत खुश हो जाता है और शीला वहां से चली जाती है। और एक दिन एक सब्जी वाला पुलिस वाले के सामने मोल भाव में बेईमानी कर रहा था और ये शीला से बर्दाश्त नहीं होता और वो थोड़ी दूर पर खड़ी पुलिस वाली काजल के पास जाती है। कैसे पुलिस वाले हो तुम? ऑन ड्यूटी यहाँ खड़ी हो और तुम्हारे सामने ही सब्जी वाला बेईमानी कर रहा है और तुम चुपचाप देख रही हो। हाँ, चुपचाप देखोगी ही ना, आखिर तुम्हें मुफ्त की सब्जियां जो खाने को मिल जाती हैं। पर हम गरीब लोग पैसे जोड़कर इतनी महंगी सब्जियां लेते हैं। तुम इसे अभी बोलो कि सही दाम लगाकर मुझे मेरे पैसे वापस करे, नहीं तो मैं इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। अरे कैसी लड़की है ये? 5-10 रुपए के लिए मेरे ऊपर FIR लिखवा रही है। अंकल जी, तो फिर बेईमानी क्यों कर रही हो? आपको क्या लगा हर ग्राहक बेवकूफ है? अब जल्दी से उसे उसके पैसे दो या तो फिर मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। इस तरह शीला उस सब्जी वाले को बेईमानी नहीं करने देती। समय यूं ही बीतता है और एक दिन काजल, रजत, सुमित्रा और विवेक पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी काजल अपने घर वालों से कहती है, माँ, हमारे पुलिस स्टेशन के पास ही एक लड़की रहती है, उसका नाम शीला है। मुझे उस लड़की की बहादुरी बहुत पसंद है। उसके पास वर्दी नहीं है पर फिर भी टेढ़े इंसानों को रास्ते पर लाना जानती है वो। और एक हमें देखो, हम वर्दी पहनकर भी वो काम नहीं कर पाते। हाँ, वो लड़की बहुत बहादुर है और मुझे भी वो बहुत पसंद है। अगर ऐसी बात है तो माँ मैं तो कहता हूँ कि कल ही भैया का रिश्ता लेकर चलो। रजत और उसकी पूरी फैमिली को शीला काफी ज्यादा पसंद थी उसकी बहादुरी के चलते, इसलिए वो जल्द से जल्द शीला के घर पुलिस की वर्दी में ही उससे उसका हाथ मांगने के लिए चले जाते हैं। और ये देख शांति और उसके पिता काफी खुश होते हैं। देख ले शांति, तू हमेशा कहती थी कि कोई तेरी बेटी से शादी नहीं करेगा, पर आज रिश्ता खुद चलकर आया है हमारे घर, वो भी ऐसा रिश्ता जहां सभी पुलिस ऑफिसर हैं। भाई साहब, आपकी बेटी है ही इतनी समझदार और बहादुर, हमें तो ऐसी ही लड़की चाहिए अपने घर के लिए। इस तरह शीला का रिश्ता रजत से तय हो जाता है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है। पर शादी के बाद भी शीला नहीं बदलती। ऐसे ही एक दिन शीला अपनी पति की वर्दी पहनकर देख रही होती है और ये सब कुछ सुमित्रा देख लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, तुम्हारे ऊपर ये वर्दी बहुत अच्छी लग रही है। अगर तुम्हें भी पुलिस ऑफिसर बनना है तो हमें बता दो, हम तुम्हारी पढ़ाई करवाएंगे। नहीं नहीं माँ जी, मुझे पुलिस नहीं बनना, मैं तो हाउसवाइफ बनकर बहुत खुश हूँ।
मैं तो बस देख रही थी कि ये वर्दी मुझ पर कैसी लगती है। शीला, ये वर्दी हर अच्छे, ईमानदार और बहादुर इंसान पर अच्छी लगती है। अगर कभी भी तुम्हारा मन बदले तो मुझे बताना। हमारे घर में सभी पुलिस वाले हैं। अगर तुम भी पुलिस ऑफिसर बनोगी तो हमें भी गर्व होगा, क्योंकि तुम बिना पुलिस ऑफिसर बने भी पुलिस वालों की तरह अपने फर्ज निभाती हो। रजत की बातें सुनकर शीला थोड़ा शर्मा जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पूरा परिवार एक छोटी सी पार्टी में जाता है और घर आते ही सुमित्रा अपनी सोने की अंगूठी टेबल पर रख देती है। और अगले दिन जब वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो उसे अपनी अंगूठी नहीं मिलती और वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है। माँ, कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम सच में पुलिस वाली हो ना। अरे साधारण सी अंगूठी ही तो थी, क्यों इतना परेशान हो रही हो? हाँ सुमित्रा, हमारी बिटिया बिल्कुल सही कह रही है और मैं तुम्हें वैसी अंगूठी दिला दूंगा। विनोद जी, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं मैं छोटी मोटी चीजों के लिए परेशान नहीं होती, पर वो मेरी सगाई की अंगूठी है जो आपने मुझे दी थी, और आप जानते हैं ना कि वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं माँ, मिल जाएगी अंगूठी, यहीं कहीं होगी। पुलिस वाले होने के बाद भी वो लोग किसी पर शक नहीं करते और पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पर शीला को अपने नौकर पर शक होता है और जब शाम को उसका नौकर घर की साफ सफाई करके जाने लगता है तो शीला उसे रोक लेती है। इस घर से कभी कोई सामान चोरी नहीं हुआ और आज माँ जी की अंगूठी खो गई। इस घर में सभी पुलिस वाले हैं, कोई माँ जी की अंगूठी चोरी करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे। मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है। मालकिन, मैं गरीब हूँ, चोर नहीं। इसी बीच पूरा परिवार अपनी ड्यूटी करके घर आता है और नौकर के साथ शीला की बात सुन लेता है। तभी विवेक कहता है, भाभी काका हमारे यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, इन्हें जाने दो, ये बहुत अच्छे हैं। देवर जी, माँ जी, मैं भी ऐसे ही किसी पर शक नहीं करती। आपने मेरे सामने अपनी अंगूठी टेबल पर रखी थी, वो कहाँ जा सकती है? चीज सस्ती हो या महंगी, गुनहगार को सजा तो मिलनी ही चाहिए। इतना बोलकर शीला उस नौकर की तलाशी लेती है और उसे अपनी सास की अंगूठी मिल जाती है, जिसके बाद नौकर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। मैं चोर नहीं हूँ मालकिन, पर मेरी बीवी की तबीयत खराब है और मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने अंगूठी चोरी कर ली। पर जब आज घर में आपको परेशान देखा तो सोचा कि मौका मिलते ही घर में अंगूठी वापस रख दूंगा और आपसे कर्ज ले लूंगा, पर उससे पहले ही शीला मैडम ने मुझे पकड़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, काका बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने इनकी बातें सुन ली थी। शक तो मुझे था, पर इनको फोन पर बात करता देख मुझे पता चला कि ये कितने मजबूर हैं और मजबूरी में आकर भी कई बार इंसान गलत काम कर जाता है। शीला, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी बीवी हो। तुम पुलिस वाली ना होकर भी सभी केस को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानती हो। मेरी नजर में तुम किसी पुलिस ऑफिसर से कम नहीं। उस दिन अपने ससुराल वालों को खुद पर गर्व करता देख शीला को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने घर के नौकर को माफ कर देती है और इसी तरह अपने परिवार के साथ रहती है।